तो 1974 के आसपास की बात है। इंदिरा गांधी अनडिस्प्यूटेड लीडर, ठीक है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कुछ कंट्रोल करने वाला नहीं है। इमरजेंसी लगी नहीं थी, लेकिन थोड़ा कुछ इंदिरा गांधी कुछ मैटर फंस गई थी, उनका चुनाव जो है रद्द कर दिया गया था, ये हुआ था कुछ, वो बताएंगे बाद में इसमें क्या कहानी हुई थी। इसी बीच में जेपी जो है वो पुराने कांग्रेसी लीडर थे जो रिटायरमेंट की जिंदगी काट रहे थे। मतलब एक ऐसा लीडर जो एज 70 क्रॉस कर चुकी है, ठीक है, बहुत ही आइडियलिस्टिक गांधीवादी लीडर। इंदिरा गांधी को मानते थे, लेकिन इंदिरा गांधी विरोध भी करते थे नीति के ऊपर, लेकिन रिटायरमेंट थी जिंदगी से। इसी में गुजरात में एक हॉस्टल, एक कॉलेज की फीस बढ़ गई, होती ना कॉलेज की फीस बढ़ जाना, उसको विरोध में स्टूडेंट्स आ गए कि भाई आपने फीस क्यों बढ़ा दी, आपने हॉस्टल फीस और इसे मेस फीस, ये एक छोटा सा मूवमेंट था, लोगों ने स्टार्ट कर दिया। वो उस समय गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सख्ती से दमन किया। जब दमन किया तो और ये स्टूडेंट्स आ गए, इन्होंने क्या किया, जाके जेपी को बुला लिया, जेपी इसमें मूवमेंट में आ गए, और वहां से क्या हुआ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में संपूर्ण क्रांति स्टार्ट हो गई। मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ चीजें स्टार्ट हो गई इसके अंदर। और फिर क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आया 2 साल बाद कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई 77 में, सॉरी, इलेक्शन हारी है वो। तो यूथ जो होते हैं ना, वो कमजोर नहीं होते हैं, ये समझना पड़ेगा। और बीजेपी के तो वैसे भी दिन बहुत ज़्यादा सही नहीं है मूवमेंट्स को लेकर। किसान मूवमेंट जो साल भर चला, अंत में सरकार को ही कदम पीछे खींचने पड़े अपने, सरकार को खींचने। तो लेकिन कल मुझे अच्छा लगा कि जो रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, सॉफ्ट तरीके से बात की, बोला कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी को मत खराब कीजिए। लेकिन वैसे मैं तो इस बात को बिलीव नहीं करता कि वायलेंस होना चाहिए। अब यार ट्रेन के डब्बे की क्या गलती है बताओ, आप जला दोगे उसको तो ये चीज़ सही नहीं है। विरोध करने के भी तरीके होते हैं। तो एक बड़ी अच्छी कहानी है, जापान में एक फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। जापान के उस फैक्ट्री में लोगों का था डिमांड कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, मालिक सैलरी बढ़ा नहीं रहा था, तो इन्होंने हड़ताल कर दी इन लोगों ने, ठीक है। अब हड़ताल क्या की, अलग तरीके से की। हमारे देश में क्या होता है कि हड़ताल होती है कि काम बंद, उन्होंने काम नहीं बंद करेंगे, हम काम नहीं बंद करेंगे। वो फैक्ट्री थी जूते बनाने वाली फैक्ट्री, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सारे जो एम्प्लॉयज थे, इन्होंने एक ही जूता, एक पैर का जूता बनाया शुरू कर दिया कि हम एक पैर का जूता बनाएंगे और काम कर रहे हैं। अब एक पैर का जूता बन रहा है, कोई मतलब नहीं बनता कि भाई उससे कोई यूज नहीं है ना, वो बिकेगा भी तो नहीं, एक ही पैर का जूता है तो फिर वो बिकेगा भी नहीं। अब लगातार प्रोडक्शन चल रहा है, एक पैर का जूता, लोग आ रहे हैं, एम्प्लॉय से काम कर रहे हैं। अंत में आकर मैनेजमेंट को सैलरी बढ़ानी पड़ी, उनकी मांगे माननी पड़ी। जैसे ही डिमांड उनकी मानी गई, तुरंत जाके उन्होंने दूसरे पैर का जूता बनाना शुरू कर दिया, और क्या, फिर काम स्टार्ट हो गया, फिर मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, काम भी शुरू हो गया। तो तरीका होता है किस तरह से आप विरोध करते हो। हमारे देश में थोड़ा सा अलग तरीका है, हम लोग सीधे छुट्टी बना लेते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। लेबर स्ट्राइक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है मिड 60s 70s में। आप पिक्चर भी देखोगे ना, तो उसके अंदर भी देखोगे हीरो जो होता है वो मजदूर यूनियन का नेता होता है। अब फिर भी कम हो गया है, अब फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो मुझे याद आ रहा है, वो मारुति की फैक्ट्री में हुआ था बंसेर के अंदर, हरियाणा के अंदर, वहाँ पे मसला था थोड़ा सा, ठीक है। ये तो अमूमन इतना ज़्यादा पंगे नहीं होते हैं। पहले 60-70s में तो बहुत ज़्यादा था, लीडरशिप बहुत निकल के आती थी। एक सवाल भी आपको आता है कि हमारा कौन सा राष्ट्रपति है जो कि ट्रेड यूनियन के मूवमेंट से निकल के आया है? पीछे से सवाल है ये, आई थिंक 2018 या 19 से पूछा गया है। वीवी गिरी, वो ट्रेड यूनियन के जो इस तरह के मूवमेंट होते हैं वहां से निकल के आए थे। तो लीडर्स भाई ऐसे बनते ही हैं। 1975 में जो संपूर्ण क्रांति हुआ, उससे कितने नेता निकले? मुलायम सिंह निकले, लालू प्रसाद यादव निकले, जॉर्ज फर्नांडिस निकले, कि जितने भी तुम 90s के दशक के, 80s के, 90s के, अर्ली 2000 के दशक जो देखोगे ना बड़े नेता, सब उसी मूवमेंट के। 75 उस समय स्टूडेंट हुआ करते थे ये लोग, लालू, नीतीश कुमार, सब उसी मूवमेंट के। तो स्टूडेंट अगर अपने पे आ जाए ना तो फिर कुछ भी कर सकते हैं भाई। यूथ ही में तो पावर होता है। बस यूथ को अगर डायरेक्शन देने वाला कोई आ जाए,
अगर हम 2011 की बात करते हैं, 2011 में जन आंदोलन वो जन लोकपाल का जो आया था, तो उसमें क्या था, मैक्सिमम यूथ थे, खाली डायरेक्शन देने के लिए अन्ना हजारे की शक्ल रखी गई थी बस। अन्ना हजारे थोड़ा सा अपना एक उनका फेस था, लेकिन जितना मैनेजमेंट था वो केजरीवाल और उनकी जो मैनेजमेंट टीम देख रही थी, और जितने सड़क पे खड़े थे वो सब यूथ खड़ा था, सब क्या, मैं भी खड़ा था उसके अंदर वहां पर डंडा लेकर, ठीक है। तो हम लोग उसमें यूथ थे भाई, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास एनर्जी है, उनके पास डायरेक्शन है, फेस है, तो था कितना बड़ा मूवमेंट हुआ था अगर तुम आपको याद हो तो। चलिए हम लोग अपना एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जितनी भी चीजें आज पढ़ेंगे काफी फैक्चुअल चीजें रहेंगी, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी, बहुत समझने समझाने वाला कुछ नहीं है। अब उन किताबों के नाम वगैरह ये सब होते हैं, वो टू द पॉइंट वाली चीजें हैं इसके अंदर, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्चुअल कोई चीज चलेगी इसके अंदर, थोड़ा सा फैक्चुअल रहेगा, लेकिन हाँ एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा, सीधे सवाल पूछे जाते हैं पीसेस के अंदर, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ लिया था कि वेद कौन से, ऋग्वेद, ऐतरेय और कौशिकीय ब्राह्मण हमने पढ़ा था, ये होता है, ठीक है। यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद में पंचवीर ब्राह्मण, इससे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं, और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण। सीधा सवाल तो ऐसे ही बन जाता है, एक सवाल तो बिल्कुल ऐसे बन जाता है। अब इसको इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ना, हिंदी वाले हिंदी पढ़ना, इसमें नाम को कुछ मैं कर नहीं सकता, दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा, या तो सिंपल पूछ लेगा आपसे, कोई पूछे गए हैं सिंपल पूछ लेगा कि भाई कौशिकीय ब्राह्मण किसका है या ऐतरेय ब्राह्मण किसका है, इस तरह पूछ लेगा, या वो आपसे मैच द फॉलोइंग वाला सवाल पूछ लेगा, इस तरह से पूछ लेगा आपसे, जैसे पूछ लेगा, आप तैयार रहना इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी थोड़ा सा और फैक्चुअल चीजें हैं कि इन ग्रंथों में क्या क्या दिया गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट लिए मैंने। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर ऐतरेय में ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर मेन नहीं होगा, राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए, अब ये बड़ा फैक्चुअल है कि भाई कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके अंदर राज्याभिषेक की बात की गई है, राज्याभिषेक की बात की गई है कि राजा कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप बता सकते हो कि भाई ऐतरेय ब्राह्मण में ये बात की गई है, इसके अंदर फैक्चुअल है, सीधे फैक्ट याद रखने हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ब्राह्मण के बाद आता है आरण्य। आरण्य का मतलब होता है, क्या होता है आरण्य मतलब, फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है, आरण्य का मतलब ये होता है। तो उसमें अब यहां पर ये और जाके मैंने कहा था कि वेद आए, वेद के उपनिषद हैं, ठीक है, वेद उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक, फिर आपका आएगा पुराण, लास्ट पुराण आएंगे, मतलब वेदों को ही समझाते समझाते चीजों की बात की गई है। वेद पहले बने, उनको समझाने की, अगर एक शब्द आता है इंग्लिश में कमेंट्री, कमेंट्री की गई है कि मतलब आपने क्या समझा और इजी समझाने के और समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब आए हैं। एक सवाल तो यही बन जाता है कि पहले क्या लिखे गए, वेद उपनिषद ब्राह्मण और आरण्यक, एक सीक्वेंस, यही सवाल यही पूछा जाता है आपसे, ठीक है, पूछा गया हुआ है ये, तो यही याद कर लेना आपको। और फिर वेदों के कौन से उपनिषद हैं, वेदों के कौन से ब्राह्मण हैं, ठीक है, इस तरह के सवाल आएंगे। फिर अंदर क्या क्या है, किसमें क्या बात की गई है, अभी हम और फैक्चुअल पढ़ेंगे, जैसे कि कोई मंत्र है, वो मंत्र किस में कहाँ आया है, क्या आया है, तो ये इस तरह का सवाल डायरेक्ट पूछते हैं इसके अंदर। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक और रहस्यमय विषयों का वर्णन किया गया है। कुल 7 ब्राह्मण रहे, ऐतरेय, संख्यान, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यदिन, वृहद, वधायन, तलवाकर, छांदोग्य। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, छांदोग्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतरेय बहुत इंपॉर्टेंट है, तैत्तिरीय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बार बार नाम इनका जिक्र आएगा, ठीक है। 7 ब्राह्मण रहे हैं, बोलिए आरण्यक रहे हैं, ठीक है। उपनिषद आ गया। अब देखो डायरेक्ट सवाल, जो ये लाल लाल आप देख रहे हो, लाल हरे देख रहे हो ना, सारे सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सब पूछे गए। पूछा जाता है कि भाई ये सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है, सिंपल सवाल, डायरेक्ट पिक करता सवाल हो आपको, क्या हो गया, सिंपल सवाल पूछता है आपसे वो, और कुछ पूछेगा ही नहीं कि भाई ये सत्यमेव जयते जो हमारे राष्ट्र का आदर्श वाक्य है, सत्य की जीत हो गया ना, वो कहां से लिया गया है, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। स्पेलिंग देखना, मुंडक उपनिषद, क्योंकि इसका तरह एक और भी वो है, वहां सवाल जो आया था तो मुंडक उपनिषद में आया था, मांडुक्य उपनिषद भी आया था, तो याद रखना कि क्या लिखा है, कंफ्यूज करने के लिए मुंडक भी दिया गया था, मांडुक्य भी दिया गया था, तो मुंडक उपनिषद में लिया गया है, सिंपल सवाल,
ठीक है। कुछ उपवेद भी हैं, जैसे कि आयुर्वेद, उपवेद, वेद के छोटे उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है पाणिनि का अष्टाध्यायी। कई बार पूछा गया है सवाल, मतलब सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि भैया ये जो अष्टाध्यायी है वो क्या, किसने लिखी है, तो पाणिनि ने लिखी है। दूसरा ये हो सकता है कि ग्रामर ग्रंथ कौन सा है, तो अष्टाध्यायी, व्याकरण संस्कृत ग्रामर, और बहुत बड़ी फेमस किताब है ये, मतलब बहुत स्ट्रांग, मतलब फेमस और बहुत अच्छी किताब मानी जाती है पाणिनि, बहुत बड़े। और ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है छोटे एग्जाम्स में। अगर आप छोटे एग्जाम पे जाओगे ना तो ये 50 बार पूछा जाएगा। बड़े एग्जाम में तो आया ही, छोटे एग्जाम में ये तो याद ही रखना है। जो ये मैं आपको लाल करके दे रहा हूँ ना, इसको तो अब याद ही रखना इनको। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सवाल पूछ लें आपसे, तो इन्हीं को, जो 400 ईसा पूर्व लिखा गया था, 400 ईसा पूर्व, ठीक है। सूत्र संहिता में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। अब ये 8 प्रकार के विवाह हम थोड़ा अगले उसमें पढ़ लेंगे कि ये सवाल पूछा भी है, यूपीएससी पूछा गया है, कितने प्रकार के विवाह होते हैं और क्या क्या होता है, उनका नाम क्या है। गंधर्व विवाह, ठीक है, पिशाच विवाह। गंधर्व विवाह के आज के संदर्भ में आता है आपका लव मैरिजेस, जैसे आज का लव मैरिज होती है वैसे गंधर्व विवाह होता है, ठीक है। पिशाच विवाह, और भी तरह के 8 प्रकार के नाम दिए हैं, बाकायदा 8 नाम दिए हैं, और उनका मतलब क्या है, क्या क्या है। तो सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। इसको हम अगले वाले पीडीएफ में पढ़ लेंगे कौन कौन से विवाह दिए गए, क्योंकि सवाल वो पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। महाभारत, हमारे जो महाभारत है उसका पहले तो ओरिजिनल नेम कौन सी है, जय संहिता, जय संहिता है, ठीक है। पहला सवाल से पूछता है कि भैया जो महाभारत है इसका असली नाम क्या है, जय संहिता, ठीक है। फिर आएगा मेडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में जब आप पढ़ेंगे कि किसने महाभारत को ट्रांसलेट किया था और उसका नाम क्या दिया था, ठीक है, अभी आएगा, पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ये आएगा। तो शुरू में लगभग 8-9 हजार श्लोक लिखते इसके थे, लगभग छोटा सा ग्रंथ था जय संहिता। लेकिन बाद में क्या हुआ, लाखों के नाम से, लाखों हो गया, काफी ज्यादा 24,000 श्लोक आ गए, इससे भी ज्यादा बढ़ गए होंगे। अभी ऐसा क्यों होता है, अब एक स्टोरी बनी, एक टाइमलाइन बना, उसके बाद क्या हुआ कि फिर जहां जहां गया वहां के हिसाब से लोकल जो कहानियां वो जुड़ती चली गई। लोकल कहानी, जैसे मान लो पूर्वांचल की तरफ गया तो पूर्वांचल उन्होंने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया और डाल दिया। अच्छा, हिंदू धर्म के जो ग्रंथों में और बाकी जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के ग्रंथों में फ़र्क यही है, वहाँ पर फिक्स चीज़ें हैं भाई, जैसे बाइबल हो गया या कुरान हो गया, वो फिक्स है, वहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रंथों में चेंजेस लगातार हुए हैं, लगातार चेंजेस हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक कि भगवत गीता का जो गीता है वो बाद में जोड़ी गई है, शुरू में नहीं थी, ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है, बाद में आई थी, जोड़ी गई है उसके अंदर, उसको बनाया गया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, महाभारत। पहले इसमें 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्रश्नम वैदिक जन भरत के वंश जो कथा है, ये भरत नहीं है। अब इसे अगले वीडियो पढ़ेंगे, इसके ये कबीले का नाम है, ये भरत कबीला हुआ करता था, ठीक है। तो उनके वंशज थे, तो वो भी हम नेक्स्ट पीडीएफ में पढ़ेंगे क्या क्या उसमें लड़ाई हुई। जब अब ये अभी तो मोटा मोटा दिखा दिया कि आर्यंस जब आए और आर्यंस ने जब किस तरह से किससे लड़ा, क्या लड़ा, कौन से कबीले से इनका बवाल हुआ, क्या हुआ, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इससे शत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वयन गृह सूत्र में मिलता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पुराण के रचयिता लोमहर्ष, अब एक और आता बंदा लोमहर्ष नाम आता है, इसने पुराणों की रचना की है, लोमहर्ष। ये सब ऋषि लोग हैं ये, ठीक है। लोमहर्ष, उसका पुत्र है उग्रशव में आते हैं, ठीक है। ये कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। अब यहां पर आएंगी वो लोग जो कि कवित्री हैं, महिला कवित्री मतलब वो आपको याद रखने हैं नाम। उन्होंने क्या क्या किया, कुछ ऐसे सवाल पूछा भी गया है बल्कि कि कौन सी महिलाओं ने श्लोक
रचे हैं। अभी तक हम ये समझते थे कि श्लोक पुरुषों ने रचे हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां भी रही हैं, लोपामुद्रा आएगी और बाकी लोग आएंगे। तो ये एग्जाम पूछा गया था आपसे कि किसने किसने श्लोक रचे, कौन से, गार्गी है, लोपामुद्रा है, ये सब इनका मेंशन है, तो ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ लोगों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे, वो क्या क्या हैं। तो इन्होंने पुराणों की रचना की थी, लोमहर्ष ने की थी। ठीक है, एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब इनफैक्ट अगले पीडीएफ में पढ़ाऊंगा मैं, दो ऋषियों का नाम आपने सुना होगा, विश्वामित्र का नाम सुना होगा, वशिष्ठ का नाम सुना होगा। ठीक है, अच्छा, जिस संदर्भ में हम लोग ने पढ़ा है, हम लोगों ने महाभारत के संदर्भ में पढ़ा है कि हमने कि भाई महाभारत में वशिष्ठ हुआ करते थे या विश्वामित्र हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इन नाम के रियल लोग भी थे, मतलब रियल कैरेक्टर्स भी थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। जब आर्यंस आते हैं, ठीक है, और उस समय लड़ाई चल रही है, आर्यंस अनार्य में, आर्य और अनार्य में लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो दो ऋषि आते हैं, एक वशिष्ठ होते हैं, एक विश्वामित्र होते हैं, दो लीडर हैं, बड़े पढ़े लिखे अपने टाइम के बड़े अच्छे लोग हैं दो। वशिष्ठ जो हैं वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, पुराने ख्यालात के हैं। विश्वामित्र कौन से हैं, थोड़े से मॉडर्न ख्याल के हैं। मतलब ये रियल है, ये बात मैं आपको ये महाभारत या रामायण से अलग हटके बता रहा हूं मैं आपको, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं। ठीक है, विश्वामित्र ने क्या किया, इन्होंने जाके गायत्री मंत्र का निर्माण किया। सवाल पूछा है क्या कि गायत्री मंत्र किसने किया, तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने किया। ठीक है, उसके बाद में हुआ, उसके बाद यह हुआ कि गायत्री मंत्र को फिर जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उन्होंने ही अडॉप्ट कर लिया। बाद में यह हुआ कि गायत्री मंत्र को महिलाएं नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़, दास जो है वो नहीं पढ़ सकते, इसका आया। अच्छा, फिर एक वक्त आया कि जब वशिष्ठ और विश्वामित्र में लड़ाई हो जाएगी, विश्व में चले जाएंगे अनार्यों के साथ, वहां पे टीम बनाएंगे और इधर वशिष्ठ इनके साथ, तो फिर इनका युद्ध होगा। ठीक है, कुरु वंश अभी ये सब अभी आएगा, फ्यूचर में भी आएंगे ये। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक इसमें से ये सवाल आया हुआ है, सवाल अलग अलग पुराणों के अंदर, पुराण किसने लिखा है, लोमहर्ष ने लिखा है। ठीक है, अब कुछ लगभग 18 पुराण हैं, कितने हैं, 18 पुराण हैं, ये संख्या है। तो 18 पुराणों के अंदर भाई कुछ बातें तो लिखी गई होंगी ना, तो उन पुराणों में अपने टाइम के हिसाब से जो राजवंश चल रहे थे तो उनको उन्हें एक्सप्लेन किया है कि उस समय क्या था। सवाल ये पूछा जाता है कि भाई ये बताओ, मौर्य वंश जो है इसके बारे में किस पुराण में ज्यादा लिखा गया है। मौर्य वंश तो है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण जब लिखी गई तो मौर्य वंश का कुछ स्टोरी टाइमलाइन दी गई होगी, मौर्य वंश के बारे में बता दिया होगा कुछ। अभी ऐतिहासिक स्रोत तो है नहीं कि मतलब कि लिख क्या, ये तो कहानी के संदर्भ में होगा, नायक होगा वो मौर्य वंश का राजा होगा, उस समय के जो टाइम एरा चल रहा होगा उसके हिसाब से रखा गया होगा। तो विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश के बारे में के टाइम लाइन का बताया गया है। फिर सातवाहन राजा, आंध्र सातवाहन जो राजवंश है, और शुंग वंश जो अशोक के खत्म होने के बाद, यानी मौर्य वंश के बाद जो आया वंश आया वो शुंग आया। अशोक का पोता दशरथ, अशोक का पोता दशरथ था। दशरथ हमने तो अभी तक राम के पिता का नाम सुना हुआ है, लेकिन अशोक के पोते का नाम भी दशरथ था। ठीक है, अशोक खत्म हुआ, अशोक क्या था, बहुत स्ट्रांग लीडर था, पर चंद्रगुप्त मौर्य रहे, अशोक रहे। लेकिन अशोक के जाने के बाद क्या हुआ कि बहुत कमजोर लीडर रहे उसके। उसी समय पर बुद्धिज्म और हिंदुज्म के बीच में बवाल ज्यादा हो गया था, क्योंकि अशोक जो था वो बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहा था, उसने उस धर्म को सपोर्ट करता था। तो जो हिंदू धर्म था वो थोड़ा सा पीछे हो गया था। अशोक का एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, वो था हिंदू धर्म को मानता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अशोक के पोते को खत्म किया और फिर शुंग वंश को स्टार्ट किया। अब शुंग वंश जब स्टार्ट हुआ तो इसने बुद्धिज्म के खिलाफ बहुत ज्यादा कार्रवाई की, बहुत ज्यादा कार्रवाई की। और यहां तक कहा जाता है कि उसने ये रखा कि भाई जितने तुम बौद्धिस्ट मॉन्ग के सर लेकर आओगे उतना इनाम मिलेगा, जितने बौद्धिस्ट मॉन्ग के सर लेकर आओगे। तो बहुत ज्यादा कत्लेआम मचाया गया उस समय पर, बुद्धिस्टों को मारा गया। और ये बुद्धिस्ट जब ये हैं ये भागे बचने के लिए, तो
देश छोड़ के भाग रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, मान लो ये हमारा इंडिया है, लेट्स सपोज ये इंडिया है, ठीक है, यहां पर ये बिहार है, यहां पर मौर्य साम्राज्य है, ये बिहार है, ठीक है, तो भागे ये, तो ये इधर चले गए, ऐसे भागे ना, इधर भागे चले गए। जितने भी आप देखोगे बुद्धिज्म जो है वो पहाड़ों पर ही तो आया है पहले। आजकल आप देखते हो लद्दाख में बुद्धिज्म होगा, अरुणाचल में बुद्धिज्म होगा, यहां पे ज्यादा है ना, प्लेन में कम है। प्लेन में डॉक्टर अम्बेडकर के वजह से तो बाद में बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन अगर उनसे पहले का समय देखें तो अमूमन बुद्धिज्म जो है वो पहाड़ों पे चल रहा है। तो जब ये पुष्प सिंह ने इनको मार कर मचाई, तो ये भाग के यहां पहुंच गए, इसीलिए बुद्धिज्म यहां पर पहाड़ों पे जाके सेव हो पाया और वहीं बढ़ा। फिर वो यहां पे नीचे खत्म ही हो गया फिर बुद्धिज्म पूरा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि धर्म को लेकर लड़ाई आज हो रही है, हमेशा रही है लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई तो रही होगा ना माइनॉरिटीज में, कुछ कोई ना कोई मेजोरिटी में रहा, कोई ना कोई माइनॉरिटी में रहा, कोई ना कोई पावर में रहा, कोई कमजोर रहा, तो एक दूसरे के खिलाफ रहा। अभी हम लोग और पढ़ेंगे, अभी क्रिश्चियनिटी नहीं आई है, अभी इस्लाम भी नहीं आया है, उससे पहले का वक्त है ये। आप उस पहले जब हिंदुज्म है, अब वहां बुद्धिज्म आएगा, फिर जैनिज्म आएगा, ठीक है, फिर आजीविका आएंगे, आजीविका जो खत्म हो चुका है, अब नहीं है संप्रदाय, वो खत्म हो गया, वो लोग थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो जो पावर में आया उसने दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर दी, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा बुरा क्या है, लेकिन सच भी यही है, जो आ गया पावर में वो अपने को प्रमोट करेगा, दूसरे को दबाएगा। तो ये अभी मोटा मोटा आपको बताऊं कि हम और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने देखा कि विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश के बारे में बताया गया, सातवाहन और शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण का रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना ये लाइन ना, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मौर्य वंश का विष्णु पुराण, आन सातवाहन और शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण, गुप्त वंश के लिए वायु पुराण विशेष महत्व है। ये 3 याद रखना बस, ठीक है। गुप्त वंश आपका 2 AD के बाद आया है, 2 AD से लेकर 4-5 AD तक रहा है, गुप्त वंश रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हम लोग कहते हैं उनको, वो गुप्त वंश है। ये प्योर ज्यादा हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले थे, हिंदू लोग ज्यादा थे ये। वही मौर्य जो थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैनी था, और अशोक जो था वो बुद्धिस्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ता है, ये अंग्रेजी पढ़ लेना। अब कुछ और भी साहित्य आए हैं, बौद्धिस्ट साहित्य भी रहे हैं। भाई हिंदू साहित्य तो थोड़े पढ़ लिए, वेद पुराण उपनिषद ये सब पढ़ लिया, ठीक है। अब कुछ उस समय के बौद्धिस्ट लिटरेचर भी तो रहा होगा ना। अच्छा, अभी क्या मैंने ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म बताया नहीं, अभी अगले PDF में हम पढ़ाएंगे कि ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे साहित्य आया है तो मैंने एक ही PDF में पढ़ लिया था कि चलो साहित्य का ले रहे हैं तो उस एरा के साहित्य देख लेते हैं मोटे मोटे। तो अभी हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उपनिषद, वेद उपनिषद वो हो गए, वो पढ़ लिया, उसी में साथ में हमने बुद्धिस्ट जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो पढ़ लेंगे और जैन किताबें पढ़ लेंगे, तो हमारा साहित्य वाला पोर्शन थोड़ा सा एक साथ आ जाएगा, ठीक है। बौद्ध साहित्य, भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन से? त्रिपिटका या त्रिपिटक जिसे हम कहते हैं, यह है, पूछा जाएगा। त्रिपिटक कौन से त्रिपिटक हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं। तो पूछेगा पहले कि त्रिपिटक जो हैं ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो वो है बुद्धिज्म से। और बुद्धिज्म में भी कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। अब इनमें अलग अलग बातें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई है? सुत्त पिटक में लिखा है बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। गौतम बुद्ध की कहानी में कल सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। गौतम बुद्ध कैसे बने, उनको सुनना है, क्योंकि किताबों में अमूमन है नहीं, वो सुन लेना कल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किताबों में कहीं नहीं दिया कि सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने। ये तो पता है कि बुद्ध बन गए, लेकिन बने कैसे, ऐसा क्या कर दिया। और गौतम बुद्ध का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड हिस्ट्री में, मान लेते हैं, इंडियन हिस्ट्री की बात भी नहीं कर रहा, वर्ल्ड हिस्ट्री की। कुछ तो ऐसा बंदे ने किया होगा ना जो कोई नहीं कर पा रहा होगा उस समय तक। उसने ऐसा तो कुछ किया होगा, उसने ऐसा तो कुछ पकड़ लिया होगा जो कुछ नहीं कर पाया। तो उसको समझ, किताबों में, हम लोग के कोर्स की किताबों में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस
समझाने के लिए आपको कल पढ़ाऊंगा गौतम बुद्ध कैसे, गौतम बुद्ध ने क्या किया, घर छोड़ा तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने अपना टाइम लाइन पूरा जिया। मतलब गौतम बुद्ध जो है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, अभी बता रहा हूं। उन्होंने 80 साल तक जीवन जिया अपना, उसके बाद खत्म हो गए। अब उन्होंने प्रवचन बहुत दिए, बहुत प्रवचन, जहां गए प्रवचन दिया, जो बातें बताई प्रवचन दिया, सब कुछ दिया उन्होंने। ठीक है, जब वो खत्म हुए तो भाई उनके फॉलोअर्स बन चुके थे उस पूरे इलाके में। अब फॉलोअर्स के बीच मीटिंग हुई, भैया गौतम बुद्ध तो चले गए हैं, अब ऐसा भी तो ना कि उनके विचारों को हम संग्रह करें, कैसा कि वो क्या बोल के गए हैं। तो गौतम बुद्ध का एक शिष्य है बड़ा फेमस, आनंद, नाम सुना होगा आप लोगों ने कई बार, अगर बुद्धिज्म को थोड़ा फॉलो करोगे। तो आनंद जो है वो 24 घंटे गौतम बुद्ध के साथ रहता है, 24 घंटे रहता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध जो भी प्रवचन देते हैं वो आनंद सुनता है उसको। और आनंद में खासियत क्या है आनंद के साथ कि वो जो गौतम बुद्ध बोलेंगे उसे डिट्टो मतलब याद कर लेता था, वर्ड टू वर्ड। तो जब गौतम बुद्ध खत्म हुए, ठीक है, उसके बाद जब मीटिंग हुई कि हाँ भैया अब तो सारे बौद्धिस्ट मॉन्क आए। आनंद तो और भी भैया फेमस था, तो बुलाया गया उसको। शुरू में इसकी एंट्री नहीं थी, क्योंकि अब उसकी बताओ क्या शुरू में इसकी एंट्री क्यों नहीं हो पाई, कि कुछ लोग तो गौतम बुद्ध बने, गौतम बुद्ध के बाद कुछ और लोग भी बोधिसत्व को प्राप्त हुए, लेकिन आनंद बोधिसत्व को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो बेचारा बाद में प्राप्त हुआ, उसकी भी कहानी थी उसकी, उसके बाद बताएंगे। लेकिन जब बाद में जब एंट्री हुई, जब मीटिंग हो रही है, तो फिर आनंद ने जो सारी बातें बताई हैं उनको फिर कंपाइल किया गया इन किताबों के अंदर। ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट किताब पढ़ोगे आप, तो उसमें हर जो कहानी या श्लोक होगा उसके आगे ये लिखा होता है कि मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। तो आनंद बोल रहा है, मतलब बिहाफ ऑफ गौतम बुद्ध। स्टार्टिंग इसी से होती है, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है, या मुझे ऐसा पता लगा है, मुझे ऐसा सुना है, तब वो पूरा श्लोक पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, बताता है वो जो प्रवचन होता है। तो जो आनंद ने बोला वो सब कुछ इन किताबों में आया। तो जब गौतम बुद्ध के आने के बाद ये आया कि भैया उनके धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह होना चाहिए, तो उसको नाम दिया गया सुत्त पिटाका। एग्जाम में कैसे पूछेगा आपसे, वो तीनों को लिख देगा इस तरह से। ठीक है, और यहां पर आपको तो मैच द फॉलोइंग सवाल बन जाएंगे आपके। तो धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह सुत्त पिटाका। इसमें बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। मेन नॉलेज बुद्धिज्म की इसी के अंदर है। ठीक है, विनय पिटक क्या है? बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, समझिए। बौद्ध संघ है, संघ जो उनका होता है। ठीक है, तो वहां पे जो बौद्धिस्ट मॉन्क होंगे, भिक्षु होंगे, वो क्या नियम फॉलो करेंगे। अच्छा, हुआ क्या कि भाई गौतम बुद्ध जो हैं प्रवचन दे रहे हैं, अलग अलग जगह पर उनके फॉलोअर्स बन गए। ठीक है, अब फॉलोअर्स बन गए। अब जब तक गौतम बुद्ध जिंदा रहे जब तो ठीक है, सब कंट्रोल में था। जब गौतम बुद्ध परिनिर्वाण उनका हो गया, जिसे खत्म बोलना नहीं बोलते हैं, परिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, परिनिर्वाण हो जाना, ये शब्द याद रखना, ये होता है। दो लोगों के खासकर पूछा जाएगा, एक डॉक्टर अम्बेडकर के लिए बोला जाता है परिनिर्वाण दिवस, उनका नाम 6 दिसंबर को बोला जाता है, और गौतम बुद्ध के बारे में परिनिर्वाण दिवस। एग्जाम में पूछेगा आपसे परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से खत्म हो जाना। तो अब जब तक गौतम बुद्ध रहे तब तो ठीक है भैया, सब उनके कंट्रोल में रहा, पूरा संघ कंट्रोल में रहा। फिर क्या, गौतम बुद्ध जब परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया उन्होंने, अब जो जहां रह रहा है वो अपने रूल्स बना रहा है। ये तो होता ही है, एक बार कंट्रोल छूट जाता है तो जैसा जहां पर लोकल सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं तो वो बन रहे हैं। तो अब इसमें विवाद हो रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या फॉलो करे, कौन से नियम फॉलो करे। एक ने कहा कि भैया खाना ये होना चाहिए, तो दूसरा कुछ और खाना फॉलो कर रहा है। तो मिसमैच बहुत हो रहा था, बड़ा उठक पटक हो रही है चीजें। तो सबने कहा ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, एक पूरा एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, फिर उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो बैठे गए, डिस्कशन हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसके बाद बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख हुआ, मतलब उसमें, और उसको डाला गया विनय पिटक के अंदर। तो एनसाइक्लोपीडिया की हम बात करेंगे तो सुत्त पिटक, इसमें जितने गौतम बुद्ध के विचारों की बात है, और नियमों की बात करेंगे तो विनय पिटक। ठीक है, बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है, दार्शनिक सिद्धांत मतलब कि, और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि ऋग्वेद के बाद
उपनिषद आए तो और फिलोसफिकल हो रहे हैं, वो समझा रहा है क्या बात है, उस मंत्र का मतलब भी क्या होगा, उस मंत्र में भी चलेगा अंदर तक। तो ऐसी बातें जो है अभिधम्म पिटक में आता है। ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब याद रखना, किसी भी रूप में आएगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। एक सवाल तो बुद्धिज्म जैनिज्म टॉपिक से आएगा ही आएगा, एक है या दो है सवाल आ ही जाते हैं इसके अंदर, इसलिए जरूरत पड़ना चाहिए। ठीक है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह है। एक जो जैसे किताबें, जैसे कि पुराण होते हैं, वैसे ही निकाय है, इनको निकाय बोलते हैं। इसमें कहानियों का संग्रह है इसके अंदर। गौतम बुद्ध क्या भगवान को मानते थे? सवाल है पीछे इसमें। गौतम बुद्ध क्या भगवान है? ये समझना पड़ेगा क्या है ना। गौतम बुद्ध भगवान नहीं बोलते अपने आप को, कभी क्लेम नहीं करते, वो गुरु बोलते अपने आप को। तो भगवान की कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान या कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम पावर इसके खिलाफ है गौतम बुद्ध। फिर आता है क्या गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? सवाल आए हुए सवाल नहीं है पीछे इसके, इसको मैं कहानी के रूप में नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, ये सवाल आए हुए हैं। पुनर्जन्म में विश्वास करता है? सवाल पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है? हिंदुज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। पुनर्जन्म में इस्लाम बिलीव करता है, पुनर्जन्म में नहीं करते हैं। इस्लाम पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करता है। ठीक है। बुद्धिज्म करता है, हिंदुज्म करता है। आत्मा में कौन सा, ये बता कि आत्मा के कॉन्सेप्ट कौन बिलीव करता है? बुद्धिज्म करता है आत्मा पे? आत्मा पे नहीं करता, कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा पे नहीं करता है, पुनर्जन्म में करता है। पुनर्जन्म क्यों करता है इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जितनी जातक कहानियां हैं, जातक कहानी सुनी कभी, पढ़ी हैं? बुद्धिज्म से जुड़ी हुई कहानियां हैं। जैसे कि हमारा पंचतंत्र हो गया। ठीक है। तो जातक कहानी भी, तो जातक कहानी सवाल ये भी पूछा गया है कि जातक कहानी किस से जुड़ा हुआ है, तो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है ये। तो जातक कहानियां हैं, इसमें कोई भी कहानी होगी, कोई नॉर्मल कहानी होगी, उसमें एक विलन होगा, एक हीरो होगा। ठीक है। तो जब भी हीरो कोई आता है, जैसे मान लो, तो वो अमूमन गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म के रूप में बताया गया कि बुद्ध ने फला रूप में जन्म लिया, तो बार बार जन्म लेके वो कर रहे हैं। उसके बाद पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जातक कहानी से आता है इसके अंदर, लेकिन आत्मा बिलीव नहीं करते हैं वो। ठीक है। चलिए, अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम जो बुद्धिज्म जो किताब है वो किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में। अब इसके पीछे कहानी सुनो भाई। आर्य आ चुके हैं। ठीक है। आर्य आ चुके हैं और आर्यंस चल रहे हैं। ठीक है। वो तो बात सब हमने कर लिया। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने महिलाओं को और दासों को, शूद्रों को अलग करना शुरू कर दिया। ठीक है। संस्कृत भाषा जो है वो वेद की भाषा है। वेद जितने संस्कृत में लिखे गए हैं, यानी कि कुलीन भाषा है। टॉप लेवल के लोग, सिर्फ जो बहुत ही कुलीन लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। सबको हक भी नहीं है पढ़ने का। महिलाएं नहीं पढ़ सकती, दलित नहीं पढ़ सकते, सिर्फ कुलीन लोग पढ़ेंगे संस्कृत। इसी बीच में बुद्धिज्म आता है, गौतम बुद्ध खड़े होते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध भले ही हिंदुज्म में थे पहले, लेकिन जब गौतम बुद्ध आते हैं तो वो उस समय जो व्याप्त प्रॉब्लम्स होती हैं उसके खिलाफ खड़े होते हैं कि भाई दलितों को तुम क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो, क्यों महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो। तो ऐसे जो उस समय का व्याप्त चीज होगी तो उसके खिलाफ ही तो खड़ा होगा ना। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, तो कुछ लोग देखेंगे कि नहीं यार सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, कुछ लूप होल है, तो उसको ठीक करने के लिए ही तो किसी नई पार्टी का जन्म होता है। तो उसी तरह से कोई धर्म है, वो कुछ गलत कर रहा है या मतलब कुछ वो चीज छोड़ रहा है, लेट सपोज, तो कुछ लोग ऐसे आएंगे कि नहीं यार ये सही नहीं कर रहे हैं, करेंगे। जैसे कि अगर इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम से पहले उस क्षेत्र में, सऊदी अरब के क्षेत्र में
मूर्ति पूजा हुआ करती थी, बहुत सारे देवी देवता, कबीलों के देवी देवता थे। तो जब उनका एकीकरण करने की बात आई तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि सब लोग अगर अपना अपना देवी देवता मानेंगे, अपने अपने उसको करेंगे, तो आपस में लड़ेंगे भी। तो सबको एकीकरण करने की जरूरी की अभी एक ही सुप्रीम पावर पे हम बिलीव करें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिर एक वन गॉड आया वहां से, क्योंकि वहां पे जरूरत थी, वहां पे ऑलरेडी सब अलग अलग थे, सबको एक करने के लिए फिर एक गॉड कि भाई लड़ोगे तुम कम से कम एक ही को मानोगे तो फिर धार्मिक रूप से अलग डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो अब संस्कृत जो है वो कुलीन भाषा है। बुद्धिज्म जब स्टार्ट हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि मैं आम लोग जो बात करते हैं उस भाषा में प्रवचन दूंगा। तो संस्कृत कहने को तो पढ़ने लिखने की भाषा है, कुलीन भाषा है, लेकिन आम लोग बोल रहे हैं पाली में, आम लोग पाली में बात कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने जो ग्रंथ लिखे, जो प्रवचन दिए, वो पाली भाषा में दिए। क्यों? क्योंकि आम लोगों से अटैचमेंट हो सके। आम आदमी पार्टी गली बन गई कहानी, आम आदमी को कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुलीन को तो संस्कृत पकड़े हुई थी ना, जो नहीं थे तो उन पे फोकस किया गया। इसलिए जब उनका जो संघ बनता है तो उसमें दलित भी एंट्री करता है, महिला भी एंट्री करती है, सब करते हैं, उनको पढ़ने का हक मिलता है। तो पाली, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। संस्कृत हिंदुज्म के लिए आ गई और पाली ग्रंथ जो हैं वो लिखे गए बौद्ध ग्रंथ के लिए। एक प्राकृत भाषा भी होती है, जैन लोगों ने पकड़ ली उसे। ठीक है, समझ में आ रहा है इन बातों को? ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना इस बात का, सवाल पूछे गए हैं ये। ठीक है, अब कुछ राइटर्स भी रहे, जैसे भी हम लोगों ने देखा, विश्वामित्र हो गए, वशिष्ठ हो गए, लोमहर्ष हो गए वैदिक काल वाले में। यहां पे बुद्धिज्म में कौन कौन है? बुद्ध घोष एक बंदा आता है, उसने कौन सी रचित की है? विशुद्ध मग बौद्ध, ये किताब का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है किताब का, ऑथर का और किताब का नाम, इसके पीछे मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आएंगे, चाहे वो हिंदुज्म को लेकर आ जाएंगे, चाहे बुद्धिज्म को लेकर आ जाएंगे, जैनिज्म को लेकर आ जाएंगे। फैक्चुअल चीजें हैं, थोड़ा मुश्किल होगा, रिवीजन कर लेना। ठीक है, बुद्ध घोष ने किताब लिखी है विशुद्ध मग बौद्ध। ठीक है, धर्म में हीनयान शाखा से संबंधित है। अब ये हीनयान और महायान दो ब्रांचेस आई। अब बुद्धिज्म का भी हम पढ़ेंगे आगे। बुद्धिज्म शुरू हुआ, उसके बाद दो विंग निकल के आए, हीनयान और महायान। अब इसके पीछे भी बड़ा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि कुछ लोगों ने कहा कि जो गौतम बुद्ध जिस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, प्योर उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, ठीक है, हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जो इस तरह के लोगों ने सोच रखी अपनी, उन्हें हीनयान कहा गया। ठीक है, वो लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाते थे, अमूमन वो चिन्हों की पूजा करते थे। अगर उनको गौतम बुद्ध को दिखाना भी होता था तो वो चिन्ह के रूप में गौतम बुद्ध को पूछते थे। लेकिन क्या हुआ, अब भाई कोई भी धर्म होगा, समय के साथ साथ उसका बदलाव आता जाएगा। तो बुद्धिज्म चला, ठीक है, हिंदुज्म के खिलाफ चला, लेकिन जो बाद के लोग आए उन्होंने भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुज्म से लेना शुरू कर दिया। अब कह लो कि हिंदुज्म और बुद्धिज्म के बीच में इंटर एक्सचेंज होने लगा। जैसे अगर हम इस्लाम की बात कर लेते हैं, इस्लाम अगर अरब में देखोगे तो अलग चलता है, लेकिन जब हिंदुस्तान के उसमें आता है तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट वो मिक्स करता है, कुछ चीजें वो ले लेता है। मैं बहुत देता देखी कि इस्लाम चिन्हों को नहीं मानता है। अगर प्योर इस्लाम की बात करोगे, वो कहते हैं कोई पिक्चर नहीं होती है, कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्म ऑफ अल्लाह नहीं है, फॉर्म ऑफ अल्लाह नहीं है कोई। ठीक है, बिल्कुल मानते हैं कोई फॉर्म ऑफ अल्लाह नहीं है, वो इनफॉर्म है। ठीक है, उसका कोई रूप नहीं हो सकता, रंग नहीं हो सकता, कोई पिक्चर नहीं है। लेकिन सुविधा के लिए जब इस्लाम हिंदुस्तान आया तो उसने क्या देखा कि यहां तो मूर्तियां भी हो रही हैं, यहां पर करें, तो उन्होंने थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया और थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को लिया। और आप देखोगे कि 786 नाम का एक स्टार्ट हुआ, 786 क्या है वो, उसमें इसका बिस्मिल्लाह नाम है, इसका जो 786 आयत में बिस्मिल्लाह होता है, इसका मतलब लिखा हुआ है। तो इन्होंने इसको बहुत पाक समझा और 786 को यूज करना शुरू कर दिया एज अ चिन्ह। तो मूर्ति तो नहीं मिली, लेकिन मार्केट से इन्फ्लुएंस होके, देखो मार्केट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी फिलॉसफी कुछ भी हो, धार्मिक फिलॉसफी, लेकिन मार्केट तो चलता है ना, पब्लिक तो अपनी है, पब्लिक तो अपनी तरफ चल रही है ना। तो हुआ क्या
कि मान लो बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ, उसने कहा कि मूर्ति नहीं बनाएंगे, हम मूर्ति बनाएंगे, लेकिन जब देखा कि हिंदुज्म वाले मूर्ति बना रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं मूर्ति बेच बेच के, तो इनको लगा यार हमें पैसा कमाना चाहिए। और ये रियलिटी है, सारे धर्म इसी तरह से मतलब अपना को डिफॉर्म किया कि बगल वाला पैसा कमा रहा है मूर्ति बेच के, कर्म कांड करके, कि भैया अगर मंदिर में जाओगे अगर पूजा करने हैं तो तुम्हारे पास 10 रुपए की आरती थाली होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा तेल होना चाहिए, उसमें गुड़ होना चाहिए, तिल होना चाहिए, दिया होना चाहिए, माला एक होना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मार्केट तो बनाना है। ये शनिवार को चले जाओ, जितने भी पीपल के पेड़ है सब में सब लोग आजकल बड़ा तगड़ा बिजनेस चलता है ये, ठीक है। बगल वाले बुद्धिज्म वाले ने देखा कि यार ये तो बढ़िया है, पैसे कमा रहे हैं इससे, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मूर्ति बनाना शुरू कर दी, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाना शुरू कर दी। जिस बंदे ने ये बोला कि नहीं मूर्ति नहीं होना चाहिए, उसी की मूर्ति बनाना शुरू कर दी। और गौतम बुद्ध से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया बोधिसत्व का। बोधिसत्व का मतलब जो भगवान रूपी है, गौतम बुद्ध गुरु रूपी, और उसका एक और कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व, यानी भगवान। मतलब गौतम बुद्ध को भगवान बना दिया। अब गौतम बुद्ध बन गए हैं तो उनकी मूर्ति बनना शुरू हुई, अब वो भी बिक रही है। अब मूर्ति बनेगी तो पूजा भी तो करोगे। मैं कितने सारे बुद्धिस्ट को जानता हूं यहां पे अपने उसमें इंडियंस में यहां पे जो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार आप गौतम बुद्ध की पूजा कर रहे हो, आप अगर बुद्धिज्म मानते हो तो मूर्ति तो पूजा नहीं करनी चाहिए। वो तो गौतम बुद्ध कहते हैं मूर्ति तो पूजा होनी नहीं चाहिए, तो आप उन्हीं की पूजा कर रहे हो बैठ के। बुद्धिज्म में जो लोग मैरिज नहीं करते तो बुद्ध की फोटो पे माला अर्पण करेंगे, रिंग एक्सचेंज करेंगे और एक मटकी में कुछ रखेंगे और बस इतने, ठीक है वो कर्म कांड में, लेकिन मूर्ति तो नहीं होनी चाहिए ना भाई। मूर्ति तो मैं कह रहा हूं तो इन्फ्लुएंस हो जाता है। देखो बात क्या है, इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस। गलत सही की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं इन्फ्लुएंस की, ठीक है। और सेम इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म छोड़ दो, मैं कहता हूं इस्लाम तक में बदलाव आया। मतलब मजार क्या होती बताओ, मजार कभी गए हो किसी की मजार? तो वहां पर मजार में क्या होगा, वहां पर चादर बिछ रही है, वहां पर अगरबत्ती जल रही है। भाई जब बोला गया कि कोई अल्लाह कोई फॉर्म नहीं है तो किसी रूप और किसी को पूजा नहीं करनी, किसी को आप सजदा नहीं करते, तो मजार की सजदा क्यों हो रहा है बताओ फिर? तो वो भी तो टाइप ऑफ मूर्ति हो गई ना, टाइप ऑफ चिन्ह हो गया, टाइप ऑफ चिन्ह है ना। चादर चढ़ा रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो, क्यों, क्या है ये भी तो कर्मकांड हो गया ना। तो जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम की है वो उससे तो अलग हट गया, चल आगे ना। तो क्या हुआ, ये इसका दो कारण होते हैं। इसको कहते हैं, एक वर्ड आता है उसके अंदर आता है सोशियोलॉजी के अंदर आता है संस्कृताइजेशन। मतलब जब संस्कृति जो है आपस में एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होती हैं, ये संस्कृति इसको सीखेगी, ये वाले इसको सीखेंगे, मतलब दोनों इन्फ्लुएंस होंगे इस तरह से, ठीक है। तो यही इसको रोक सकते नहीं हो। अब इसमें संस्कृताइजेशन के अंदर अलग अलग लोग देख रहे हैं, अलग अलग वो सीख रहे हैं, कुछ अपना फायदा जोड़ लिया उसके अंदर, कुछ कर लिया। अब मैंने बहुत सारे मुस्लिम्स के दुकानों में देखा कि वो 786 उनका करने लगे। मैंने देखा कि कुरान की किताब का उन्होंने पिक्चर बना के उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो आप कर रहे हो ना, आप भी तो मूर्ति पूजा की तरफ भी तो मूव कर रहे हो ना। क्यों कर रहे हो? इसलिए नहीं कि आप हिंदू धर्म, आप मार्केट से इन्फ्लुएंस हो गए हो। आप लॉकेट पहनते हो 786 का, मार्केट से इन्फ्लुएंस हो गए हो। तो ये सब मैं कह रहा हूं मिक्सचर ऑफ होता। तो बुद्धिज्म के अंदर बहुत बवाल हुआ, बुद्धिज्म के अंदर भी चेंजेस आए। तो शुरू में जिन्होंने कहा कि नहीं हम बिल्कुल उसी फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे जैसा शुरुआत में था, तो उन्हें कहा हीन ज्ञान कहा गया कि भाई गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं होगी, जिस तरह से है वो उसको हम फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर आज की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, जो तालिबानी क्या बोलते हैं कि जो 7th सेंचुरी में जो इस्लाम था, जिस फॉर्म, हम उस फॉर्म ऑफ इस्लाम को मानते हैं। औरतें घर में रहेंगी, बुरखे में रहेंगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होनी चाहिए। यही तो बवाल है ना तालिबानियों का कि हम उस इस्लाम को मानते हैं जो 7th ओरिजिनल इस्लाम स्टार्ट हुआ था उसको मानते हैं। ये नहीं कि मॉडिफाई हो गया जो इस्लाम आ रहा है कि मुस्लिम औरतें बाहर भी घूम रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, जीन्स भी पहन रही हैं, हम उसको नहीं मानते। हम हो सकता हमें लगे कि वो लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है, ठीक है। अच्छा, तो एक ये हीन ज्ञान बन गया। और जिन लोगों ने कहा कि नहीं गौतम बुद्ध की हम मूर्ति बनाएंगे, उनकी पूजा करेंगे,
उन्हें महायान कहा गया। हीनयान ने गौतम बुद्ध को गुरु के रूप में रखा, महायान ने बोधिसत्व की तरफ गए। तो आज के जमाने में जो बुद्धिज्म फेमस है वो कौन सा फेमस है, हीनयान की महायान? महायान फेमस है, मूर्ति के रूप में, पोस्टर के रूप में। हमारे ऑफिस में तो गौतम बुद्ध की पोस्टर लगा हुआ है, लगा ना। तो ये है, तो चेंजेस आते रहते हैं और इसने ही कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का पतन भी किया। आप देखते हो जैसे धीरे धीरे करके और करप्शन आना शुरू हो गया, पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा तो प्योर फॉर्म खत्म हो गया, और धीरे धीरे करके बुद्धिज्म में जो अच्छी चीज थी वो पीछे चली गई, और उसके अंदर भी वही सब करप्शन है। गौतम बुद्ध बोलते थे कि सिर्फ 4 महीना आप लोग जो बुद्ध भिक्षु होंगे वो रहेंगे अपने मठ के अंदर क्योंकि बरसात होती है, और बाकी 8 महीना वो ट्रेवल करेंगे, उपदेश देंगे, भिक्षाटन करेंगे। लेकिन जब पैसा आना शुरू हुआ तो ट्रेवल करना कम कर दिया उन्होंने, आलसी हो गए। आलसी हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो गया, उन्होंने फिर नया फॉर्म बनाना शुरू कर दिए करके। तो फिर क्या हुआ, फिर जो लोग इंस्पायर हो रहे थे, वो लोग आम लोग कि जिनको हिंदुज्म में प्रॉब्लम लग रही थी और बुद्धिज्म की तरफ मूव करने की सोच रहे थे, फिर उन्होंने देखा यार ये हमारे भी तमाशे हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पतन, फिर बुद्धिज्म का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया, बहुत पतन हुआ इसका, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा उसके अंदर आ गया, करप्ट हो गया फिर वो, ठीक है। अच्छा, अब विशुद्ध मग बौद्ध जो है किताब है, ये बौद्ध सिद्धांतों पर अत्यंत प्रमाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसका नाम है बुद्धघोष, राइटर का नाम है बुद्धघोष, याद रखिएगा, ठीक है। पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है नागसेन का। नागसेन राइटर है, जिसने क्या रचा था, मिलिंद पन्नू। कई बार सवाल पूछा गया है छोटे बड़े सभी एग्जामों के अंदर, ठीक है, मिलिंद के प्रश्न। इसमें यूनानी राजा मिलिंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में दार्शनिक वार्तालाप है। नागसेन एक बौद्धिस्ट भिक्षु है, मिलिंडर यूनान से आया हुआ राजा है। यूनान अभी कभी ये कब आए थे, ये जब आप देखोगे ना फर्स्ट एडी के आसपास या शुरुआती उसमें शुरू में जब स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे यूनानी और सेंट्रल एशिया से राजा भी तो आए हैं, ठीक है। तो उसी, और जो अफगानिस्तान का जो इलाका है इंडिया का, ठीक है, कनिष्क नाम सुना, कनिष्क नाम फेमस है, अभी हम पढ़ेंगे कनिष्क, ठीक है। कनिष्क सबसे इनमें से सबसे जो फेमस है वो कनिष्क रहा है, कनिष्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो उन्हीं के ही जो इंडो यूनानी हैं, जो यूनान से आए हैं, और आज के हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान के ऊपर वहां पे वो राज करते थे, और इनका इन्फ्लुएंस मेरठ तक, ये यहां तक भी काफी रहा हुआ है। तो ये लोग, ये वो राजा है। तो मिलिंद सेन जो है, मिलिंडर जिसे कहते हैं, ये उसी यूनानी राजा है वो, ठीक है। और इनके हम लोग जब अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, सॉरी आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो आप पढ़ोगे कि ग्रीक आर्ट एंड कल्चर ने किस तरह इन्फ्लुएंस किया इंडियन आर्ट एंड कल्चर को। तो ग्रीक वालों के अपना कॉन्सेप्ट था भगवानों का, ग्रीक वालों, ठीक है, उनकी मूर्तियां हुआ करती थी। तो वो मूर्तियां जब हिंदुस्तान में आए, और फिर जब उस टेक्नोलॉजी से गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी, तो कैसे निकल के आई। गौतम बुद्ध यहां पे हैं, लेकिन जब यहां का जो मतलब वहां का जो आर्टिस्ट है वो गौतम बुद्ध की मूर्ति बना रहा है, तो कैसे बनाएगा। तो उसने क्या किया, कर्ली हेयर देना शुरू किया गौतम बुद्ध को, कर्ली हेयर। गौतम बुद्ध की है फोटो दिखाऊंगा मैं आपको जो मिली है, कि उसकी नजर में गौतम बुद्ध कैसे होंगे। तो उसकी नजर में तो वैसे ही गौतम बुद्ध है ना, जैसा कि उसके राजा रहे होंगे, भगवान रहे होंगे, तो उनके लिए तो वही गौतम बुद्ध है। तो उसने गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई, तो कर्ली हेयर है, थोड़ा सा एक कहते हैं तीखी नैननक्श है। अब हो सकता है गौतम बुद्ध तीखी नैननक्श वाले ना हो सकता है गौतम बुद्ध की कर्ली हेयर ना हो, लेट्स सपोज ना हो, लेकिन उसने जो बनाया होगा तो उसने अपने संदर्भ में बनाया होगा। सुडोल बॉडी बनाई, मस्कुलर बॉडी से कहते हैं, तो है फोटो। तो ये एग्जाम में भी आएगा आपके, किस तरह से वहां का आर्ट एंड कल्चर ने यहां की मूर्तियों को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, ठीक है। तो नागसेन एक भैया वो है आपका बौद्ध भिक्षु है, और मिलिंडर आया, और मिलिंडर और इसके बीच में वो हो गया, वार्तालाप हो गई, ठीक है। मिलिंडर ने कहा था कि तुम मुझे कन्विंस कर दोगे ना तो मैं बुद्धिज्म अपना लूंगा, और नागसेन बड़ा खतरनाक वाला बौद्ध भिक्षु हुआ करता था। इनके बीच में काफी डिस्कशन हो गया, कई मुद्दों पर डिस्कशन हुआ, ठीक है। और बाद में नागसेन ने इसको कन्विंस कर दिया, और मिलिंडर ने बुद्धिज्म अपना लिया।
और जो इनके बीच में वार्तालाप हुई है वो इस किताब में रखी गई है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद ने सवाल पूछना शुरू किए और नाग सिंह जवाब दे रहा है उसका। कुछ भी हो सकता है सवाल, आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होता है, लोग क्यों जी रहे हैं, मतलब इस तरह सवाल जो भी हैं फिलोसफिकल, तो नाग सिंह ने उसको कन्विंस कर दिया उसको। ठीक है, तो किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। मिलिंद पन्हो, नागसेन और मिलिंडर के बीच की वार्तालाप हुई है, डिस्कशन हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कुछ और कम इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण के से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अगुत्तर निकाय, एक किताब और है अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। 16 महाजनपद, एक तो 16 महाजनपद अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये है क्या महाजनपद? थोड़ा सा ये ना यानी ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ने में क्या होता है ना, जैसे पिक्चरों में देखते हो ना, कुछ पिक्चर ऐसी होती हैं कि कुछ सीन प्रेजेंट में चल रहे हैं, कुछ पास्ट में चल रहे हैं, कुछ प्रेजेंट पास्ट। तो ये हिस्ट्री में भी ऐसे होता है कि कभी कभी पढ़ा रहे फिर बैकग्राउंड देने के लिए और पीछे जाना पड़ता है। तो महाजनपद को समझाने के लिए मुझे एक कहानी और पीछे लेके जानी पड़ेगी आपकी। क्या बताना पड़ेगा कि भाई हड़प्पा खत्म हो गया, हड़प्पा खत्म हो रहा है 1500 के आसपास, आर्यंस आ गए हैं और आर्यंस ने चलो जो भी हो आपस में लड़ाई झगड़ा करे जो भी, लेकिन एक काम हो गया, वहां पर लोहे की खोज हो गई, लोहे की खोज हो गई। उससे पहले लोहा नहीं था। अब लोहा जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लोहे से क्या बन सकता है? लोहे से हथियार बने, और लेकिन लोहे से एक चीज और बनी, वो बनी कुल्हाड़ी। लोहे से हल बने। अब हल बने तो उस समय की जो गंगा प्लेन है, यानी हम जो यूपी बिहार का जो गंगा प्लेन है, यहां की जो जमीन है, इसके अंदर गहराई तक जाने के लिए बने। इससे पहले हल लकड़ी के हुआ करते थे, तो लकड़ी के हल बहुत गहरे नहीं जाते थे, लेकिन लोहे का जो हल बना वो गहरे तक जा सकता था जमीन के अंदर। अब जमीन के गहराई तक जाने का मतलब यह है कि वो अंदर तक वो खुदाई कर रहा है, और उस पर जब बीज डाला जा रहा है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से अंदर तक जा रहा है। पहले क्या था कि लकड़ी के वाले से हुआ तो ऊपर ही ऊपर बीज रह जाता था, तो उनके जीवित रहने की पॉसिबिलिटी काफी कम रहती थी, तो जो प्रोडक्शन हो रहा था वो काफी कम था। लेकिन जब लोहे के हल आए और उन्होंने अंदर तक खुदाई की और तब बीज डाला उसके अंदर, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। ठीक है, ये तो मानते हैं ना, आज के लोहे देखते हो कि अंदर तक गहराई करके खोद के बीज को अंदर तक डाल दो उसके अंदर, जिससे कि उसको पोषण मिल सके। अगर ऐसा ना हो कि हवा आई और उससे ही उड़ गया बेचारा बीज। तो अब जब प्रोडक्शन बढ़ गया तब क्या हुआ? अब प्रोडक्शन बढ़ा तो कुछ और चीजें हुई। प्रोडक्शन बढ़ने से पहले क्या था कि इतना ही उगाते थे जितना, मतलब जितना खाते थे उतना उगता था। मान लो कि एक कबीले में 100 लोग हैं, उतना प्रोडक्शन हुआ, वही खा लिया, खत्म। कुछ जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है। जितना हमें कैपेसिटी है खाने, जितना की हमें जरूरत है उतनी की उगा लिया, उतना खा लिया, चल। लेकिन अचानक से प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, खेती बढ़ गई। एक चीज और हो गई, कुल्हाड़ी भी आ गई। कुल्हाड़ी आ गई तो जंगल काट दिए गए, जंगल काटे गए तो और जमीन, एक्स्ट्रा जमीन मिल गई, उसमें खेती और होना शुरू हो गई। तो अब एक्स्ट्रा जमीन भी हमारे पास है और हल भी हमारे पास है, जिससे कि खुदाई हो रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ना ही बढ़ना है। अचानक से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया। अब प्रोडक्शन बढ़ा तो अभी तक जो लोग सिंपल थे कि भाई खा के बस मस्त थे, उनके पास एक्स्ट्रा आ गया। अब एक्स्ट्रा क्या करोगे बताओ? ट्रेड होगा, व्यापार करना शुरू कर दोगे। भाई ये होगा ना, व्यापार होना शुरू कर दोगे। तो अब व्यापार होना शुरू हो रहा है, व्यापार होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे करके व्यापार बढ़ा तो इंटरेक्शन बढ़ा, और धीरे धीरे जो कबीले थे, छोटे कबीले हुआ करते थे, वो थोड़े बड़े होना शुरू हो गए। भाई व्यापारी तो बढ़ाएगा ना सब चीजों का, पैसा आ रहा है, लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब करते करते क्या हुआ कि एक कबीले से छोटा राज्य बना, उस राज्य से एक बड़ा साम्राज्य बना। पहला सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा बना? मगध का साम्राज्य सबसे पहला बना। ठीक है, मगध जो कि बिहार में है, सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। अब मगध ही क्यों बना? इसके पीछे कई कारण है। वहां पानी, नदी मिल जाती है, वहां के जमीन ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, इस तरह का था। अब मगध तो बना पहला, लेकिन इसी बीच में और भी ट्रेड सेंटर्स डेवलप हुए।
बड़े साम्राज्य, तो मगध तो था ही था, कुछ 16 और भी बड़े साम्राज्य बने जिनको महाजनपद कहा गया। ये वही महाजनपद हैं। इनके जो नाम की लिस्ट है वो अगुत्तर निकाय में लिखी गई है। ठीक है, ये महाजनपद कौन से होंगे और इनकी राजधानी कौन सी होगी वो हम अगले इसमें देखने, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, श्रावस्ती हो गया, ठीक है, मगध हो गया, और भी बहुत सारे हैं, उज्जैन। ठीक है, तो उनकी राजधानी कौन कौन सी हैं उस समय के ना। ठीक है, तो एग्जाम में आता है। तो महाजनपद वही महाजनपद हैं। अब यहाँ पर राजा भी है, यहाँ पर साम्राज्य भी है, सब कुछ बड़ा जगह। ठीक है, उनकी राजधानी भी है। तो इनका नाम जो है अगुत्तर निकाय में डाला गया। अगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट किताब है, समझना, क्योंकि इन महाजनपदों का मेंशन एक बार और होगा जब जैन धर्म के लोग अपनी किताब लिखेंगे, मेंशन करते हैं। अभी नहीं बताऊंगा मैं, पढ़ेंगे इसी में ही। ठीक है, तो बौद्धिस्ट किताब कौन सी है? अगुत्तर निकाय, इसने महाजनपद लिखा। और जैन वाली किताब अभी हम और पढ़ेंगे इसके अंदर। क्लियर हो रहा है अभी? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अच्छा, अब आगे संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? देखो, इंटरचेंज हुआ। पहले पाली में लिख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि नहीं यार, हम संस्कृत में भी लिखेंगे। तो अश्वघोष जो थे, बड़े फेमस राइटर हैं अश्वघोष, कनिष्क के टाइम के हैं। ठीक है, ये बात हो रही है लगभग समझ लो ये वही 0 BC के आसपास चल रही है, आसपास मतलब 0 BC या आई थिंक 1 BC के आसपास चल रहा है। ये वक्त वाला वक्त है, मतलब गौतम बुद्ध को मरे हुए 500 साल हो चुके हैं। गौतम बुद्ध के मरे हुए 500 हैं। तो अश्वघोष है वो, उन्होंने बुद्ध चरित्र नाम किताब लिखी है, बहुत फेमस है। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा हुआ है? अश्वघोष ने लिखा हुआ है, कई बार पूछा गया सवाल। ठीक है, ये खैर ये भी सरी से प्रकरण है इतना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अश्वघोष ने लिखा है। इन्होंने किताब लिखी है संस्कृत के अंदर, क्योंकि उस समय पाली भाषा से उठकर अपने आप को कुलीन भाषा में डालने की कोशिश कर रहे होंगे, संस्कृत भाषा में लिख डाली इन्होंने। पाली भाषा पाली है यार, वो अलग भाषा है। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है, वैसे पाली है। आपको पता यूपीएससी में पाली लैंग्वेज हुआ करती थी, एग्जाम ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अभी कुछ 4-5 साल पहले ही उसको खत्म किया गया है, 13 से हटाया गया है। और लोग क्या करते थे, जाते थे नॉर्मल, जिसको कभी नहीं पाली पढ़ी भी नहीं है, गए 6 महीने पाली सीखी और एग्जाम दे दिया, पास अच्छे नंबर लाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पाली मतलब बहुत मुश्किल पाली भाषा नहीं हुआ करती, समझ में आ जाती थी। तो भाषा है पूरी बकायदा, इस तरह लैंग्वेज होती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसे भाषा होती है, पाली भाषा भी थी। लेकिन यहाँ पर हम बदलाव देखते हैं कि अश्वघोष जैसे लोग आते हैं जो बुद्ध चरित्र लिखते हैं, संस्कृत भाषा में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा फिर कुछ और भी फैक्चुअल चीजें, जैसे आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख करता है। अब जैन क्योंकि हम लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हमने बुद्धिज्म पढ़ ली, हिंदू वाले पढ़ लिए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए, बुद्धिस्ट वाले पढ़ लिए, और थोड़ा बहुत जो कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि जैन के ऊपर है। और जैन की कहानी क्या है वो अगले हम उसमें देखेंगे। जब बुद्धिज्म खत्म कर देंगे तो जैनिज्म को भी पढ़ लेंगे कि उसमें कौन कौन लोग, उनका ओरिजिन क्या। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, वो एग्जाम में आती हैं। वो उनका है आचरण सूत्र, ये किताब इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत्र, इसके अंदर 16 महाजनपदों की बात की गई है। ठीक है, तो अगुत्तर निकाय के जो कि बौद्धिस्ट वाली है उसमें 16 महाजनपदों की बात की गई है, और जैन जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें एक बात की गई है। दोनों ही चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, याद रखना आपको। ठीक है, महावीर जो हैं उनके ऊपर एक जीवन प्रकाश है। उनको असल में महावीर का नाम है वर्धमान, असली नाम उनका महावीर बोलते हैं उसके अंदर। तो कुछ ऐसे बातें हैं, वो उसको हम इनको भी पढ़ेंगे कि महावीर क्यों बोलते हैं, बुद्धिज्म से कैसा ये जैनिज्म अलग है। जैनिज्म थोड़ा सा ज्यादा ना और कठोर है, मतलब टफ है, मुश्किल है। जैन का मतलब होता है जीतना। ठीक है, जीतना, अपनी जितने भी कुरीतियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको जीत लेने वाला। जो उनको जीत लेता है उसे जिन कहते हैं या जैन कहा जाता है। ठीक है, और किसी को जीतने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। अगर आपको अपने मन के अंदर कोई बुरे विचार आ रहे हैं तो उसको अगर जीतना होगा तो आप एफर्ट करोगे ना, अपने पर ताकत लगाओगे। ठीक है, और जो ताकत लगाएगा, जो एफर्ट करेगा,
तो उसको वीर कहा जाएगा? समझना, ठीक है। तो महावीर वो हैं जिन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपने सारे इमोशंस के ऊपर, अपनी उसके ऊपर जीत हासिल की होगी। बुद्धिज्म थोड़ा अलग है, वो थोड़ा मिडिल पाथ पे चलता है, मध्यम मार्ग पे चलता है। वो एक्सट्रीम नहीं है, वो मध्यम मार्ग पे चलता है। अब ये मध्यम मार्ग भी कैसे बना, इसकी कहानी भी बताऊंगा मैं आपको, कि गौतम बुद्ध क्या कर रहे हैं यार, तो मध्यम मार्ग कैसे पता लग गया होगा कि मध्यम मार्ग क्या होता है। तब उनको पता लगा कि यार दुनिया में कुछ नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है दुनिया, दुनिया ग्रे है। तो ऐसा समय पे स्थिर रहिए कि इधर भी नहीं जाना आपको एक्सट्रीम, ना उधर भी जाना है। आप अगर बीच में रहेंगे तो ही बेस्ट ये है। और जीवन में मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए हमेशा, मतलब जो कि सही अर्ग है। अगर आप एक्सट्रीम चले गए, अगर आपने एक पार्टी को पसंद कर लिया तो फिर दूसरी पार्टी के खिलाफ हो जाते हो आप। लेकिन अगर जितने लोग मध्यम मार्ग में जीवन जीते हैं अपना, ये भी ठीक है उनके लिए, ये भी ठीक है। सुख भी है, दुख भी है, सांसारिक जीवन भी होना चाहिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन भी होना चाहिए, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर भी होना चाहिए, थोड़ा इंडियन ट्रेडिशन भी होना चाहिए। तो ऐसा अगर आज के पॉइंट में बात करें तो मध्यम मार्ग पे चलते हैं आराम से। तो भगवती महावीर की बात हो रही है। और जैन धर्म को तो कहते हैं ना कि इतने कुछ मैटर में बहुत स्ट्रांग है कि अहिंसा को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है जैन लोग। अहिंसा को लेकर, वायलेंस, किसी तरह का वायलेंस पसंद नहीं है, किसी तरह के वायलेंस की कोई जरूरत, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। यहां तक कि जैन मुनि अपने मुंह में कपड़ बांध के रखते हैं। क्यों? कि गलती से भी कोई कीट पतंग मुंह में चला जाए और उसकी हत्या ना हो जाए, ठीक है। कभी भी जैन लोग हैं वो लहसुन और प्याज नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? हैं? जड़ होता है। अब अगर आपको लहसुन और प्याज खाना होगा तो आपको उस पौधे को उखाड़ना पड़ेगा आपको। जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गया, उसको उखाड़ना पड़ेगा आपको। और उखाड़ के मतलब पूरा पौधा खत्म करना पड़ेगा, मर जाएगा ना वो तो, ठीक है। तो हत्या नहीं करनी किसी की हत्या नहीं करनी, उस पौधे की भी हत्या नहीं करनी। तो ऐसे चीजों से वो दूर रहते हैं। यहां तक कि खेती नहीं करते हैं, जैन लोग खेती नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या था, पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता है। तो वो फिर आपके वायलेंस के खिलाफ, मतलब आपके आइडियोलॉजी के खिलाफ रहता है कि आप कोई वायलेंस कर रहे हो। भले ही अपने पौधों की रक्षा कर रहे हो कीट पतंगों से, लेकिन हत्या तो कर रहे हो ना उनकी, आप पेस्टिसाइड छिड़क रहे हो आप। तो जैन जितने भी दिखेंगे ना, वो व्यापार करते दिखाई देंगे आपको, वो खेती करते दिखाई नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं तो कहता हूं इसको। और यही कारण है कि जैन धर्म बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते लोग, इतना कठोरता से फॉलो नहीं कर पाते हैं। बुद्धिज्म इसलिए फैल गया कि मध्यम मार्ग पे ज्यादा करता है, कि इजी कंफर्टेबल थोड़ा सा। जैन तो मतलब आपको समझो कि हालत क्या है ना, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, मतलब ये काम नहीं कर सकते, या कामों में रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, कई चीजों में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता आम आदमी के लिए। फिर एक जैन आगमों ने वार्तालाप में एक सभा के निश्चित किया गया था कि जो तेरा यार अच्छा वल्लभी वाला पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, उसको देख लेंगे। उसको वल्लभी में साउथ में ज्यादा स्टार्ट हुआ था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में, मतलब 4th शताब्दी से पूर्व से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अब भद्रबाहु और कौन थे? एक भद्रबाहु है और एक है वो अरे देखो नाम भूल गया उस बंदे का। अब एक कहानी सुनाऊंगा कि इनके पीछे बवाल क्या हुआ था। इसके बाद क्योंकि जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर कैसे अलग अलग हुआ, क्यों अलग अलग हो गया, वो जब पढ़ेंगे तो कर लेंगे। अभी समझ लो कि भद्रबाहु बहुत इंपॉर्टेंट इनका थे। उन्होंने किताब लिखी थी कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। ये कुछ फैक्चुअल चीजें याद करें, कल्पसूत्र है, ठीक है। प्रकट भाषा में लिखा है भैया जैन धर्म। संस्कृत हिंदुइज्म, पाली बुद्धिज्म, प्रकट संस्कृत जैन धर्म, ठीक है। कुछ और है, परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, अक्षरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि विशेष रूप से लिखी हैं। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है हेमचंद, इंपॉर्टेंट है हेमचंद का परिशिष्ट पर्व। हेमचंद एक राइटर रहे, उन्होंने किताब लिखी थी परिशिष्ट पर्व, ठीक है, जिसकी रचना 12th सेंचुरी में हुई है, 12 AD में हुई है। बहुत लेट है, मतलब उस समय का नहीं है, महावीर के टाइम का, ये बहुत लेट है, ठीक है। परिशिष्ट पर्व तथा भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। ये इंपॉर्टेंट देख लो। जैसे कि जो
चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने जैनिज्म अपना लिया था, जैनिज्म अपना लिया था। ठीक है, एक ना जैनिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है सुल्लेखना। ठीक है, सुल्लेखन या सुलेखना कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे जब व्यक्ति को यह लगे कि मेरा जीवन अब कंप्लीट हो गया है, मैंने जो मुझे करना था मैं कर चुका, अपना बच्चों के लिए रख लिया, बीवी के लिए रख लिया, अब मुझे जाना है, अब तो अपनी मृत्यु के अपने आप को तैयार करना, अपनी मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार करना, उसे कहते हैं सुल्लेखन करना। ये भी पूछा गया था आप लोगों से। ठीक है, लेखन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जब आएगा तो पहले वो 3 वक्त खाना खाता है, वो कम करके 2 वक्त पे आ जाएगा, धीरे धीरे करके 2 वक्त करके फिर वो 1 वक्त पे आ जाएगा, धीरे धीरे वो 1 वक्त छोड़कर वो सब्जियों और फल पे आ जाएगा, धीरे धीरे वो फल छोड़कर से पानी पे आ जाएगा, धीरे वो पानी भी छोड़ देगा और छोड़ के 1 वक्त आ जाएगा जो अपने आप वो खत्म हो जाएगा। सुल्लेखन कहते हैं इस प्रोसेस को, अपने आप को खत्म करने वाला। अब ये जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, माना था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। याद रखना कि जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था और सुल्लेखन पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन अपना त्याग किया था अपना। ठीक है, तो अभी इससे आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले गुजरात में कोई जैन होगा फैमिली, उसकी बेटी ने सुल्लेखन किया था, मतलब हुआ था कुछ, तो बड़ा बवाल चला, सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया था कि भाई ये तो सुसाइड कर रही है। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी, मॉडर्न लॉज अलग बोलते हैं, हमारे पुराने धार्मिक लॉज अलग बोलते हैं, तो इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन तो रहता ही है इस चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो सुल्लेखन एक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक ठीक समझ में आ रहा है ना? कुछ अब राइटर्स फटाफट पढ़ लेते हैं, राइटर्स के नाम। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा हुआ है, कई बार पूछा गया सवाल, कई बार, याद रट लेना बस। राइटर्स के नाम है और उनकी किताबों का नाम है। ठीक है, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, सोमदेव ने कथा सरिसत सागर लिखा है। और ये याद करना, 100% सवाल पूछा जाएगा, हर 100%। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में राइटर्स और किताबों के ऊपर एक सवाल आ जाता है। तो मिडिवल हिस्ट्री में भी कुछ 15-20 लोग होंगे, उनको याद रखिएगा, और एंशिएंट हिस्ट्री के भी कुछ 15-20 लोग होंगे, उनको याद रख लीजिएगा, सवाल फंस जाएगा उसमें से आपके। ठीक है, तो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरिसत सागर, शिमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, ठीक है, से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता। तो एक तो राइटर्स लिखा है और फिर उन्होंने मौर्य काल को एक बैकग्राउंड लेते हुए किया हुआ है। सवाल दोनों पूछ सकते हैं, या तो राइटर और किताब का नाम, या ये बोल सकते हैं कि मौर्य काल का कहां पर उल्लेख किया है, किन किताबों में है। ये सब यूपीएससी में पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, तो विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस है, कथा सरिसत सागर और वृहत कथा मंजरी। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि जो बाबा रामदेव वाले पतंजलि ना, वही वो ऋषि। पतंजलि वही था जिसने पुष्यमित्र शुंग को मोटिवेट किया कि ऐसा है, तुम हिंदुज्म के खिलाफ, बुद्धिज्म के खिलाफ तलवार उठा लो। तो पुष्यमित्र शुंग का गुरु मानता है पतंजलि को। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास का मालविका अग्निमित्रा, कालिदास की 3-4 कहानियां होंगी इंपॉर्टेंट, इसमें मालविका अग्निमित्रा में शुंग काल के इतिहास का पता चलता है। शुंग काल आ गया, तो मैंने कहा था कि शुंग जो है वो पतंजलि का चेला है। ठीक है, तो आ गया। ठीक है, शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम। ठीक है, नाटक से तत्कालीन समाज का यथाचित्र मिलता है, तो शुंग काल के इतिहास का मिलता है, यानी कि मौर्य काल के बाद जो शुंग काल आया उसके टाइम का मिलता है। इन महाभाष्य से, मालविका अग्निमित्र से और मृच्छकटिकम से मिलता है। समझ में आ रहा है ना, कि दिक्कत तो नहीं आ रही ना, पल्ले पड़ रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं आ रही ना? ठीक है, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर के एक कवि थे कल्हण, उनके द्वारा राजतरंगिणी ये लिखा गया था। ये ऐतिहासिक रूप से, ये इंपॉर्टेंट, बहुत कई बार पूछा गया है, कल्हण का राजतरंगिणी। ठीक है, तो कितनी किताबें हो गई? विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरिसत सागर, शिमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, पतंजलि की महाभाष्य, कालिदास की मालविका अग्निमित्रा, शूद्रक की मृच्छकटिकम। अच्छा, ये तो कुछ है, और भी होंगी। कालिदास ने कई और किताबें भी लिखी हैं, मेघदूतम, ठीक
ठीक है, ये सब कई किताब अभी ये तो सिर्फ आया है कि शुंग काल के टाइम का मेंशन किया गया है, बस ये लिखा है। ठीक है, कल्हण की राजतरंगिणी, और भी हैं। नीचे क्या है, सोमेश्वर की रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी, मेरुतरंकृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर के प्रबंध कोश आदि ग्रंथों में हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास और समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र का टीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीका मीन्स कमेंट्री, मतलब अर्थशास्त्र को समझाते हुए। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र को किसने लिखा? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य। ठीक है, भूल जाते हो तुम, पढ़े नहीं हो ना विषय। गार्गी संहिता, गार्गी एक महिला है जो कि जिसने कुछ श्लोक लिखे हैं। ठीक है, तो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन मतलब ग्रीक। ठीक है, यवन आक्रमण का मंत्र था, इंडो ग्रीक जो आए ऊपर से, यही कनिष्क वाले जो लोग आए। ठीक है, ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष का बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, ठीक है, विल्हण का विक्रमादेव चरित इंपॉर्टेंट है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वीं सेंचुरी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसको हम लोग चचनामा के नाम से जानते हैं। ये भी एक बोलते हैं, उसी में आ गया है कि सिंध के इतिहास को एक चचनामा के नाम की किताब लिखी गई है, उसमें डाला गया है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें पढ़ लेना, याद कर लेना, ज़्यादा कुछ में कुछ समझाने के लिए नहीं है। कुछ और राइटर्स हैं जो यूनानी और रोमन राइटर्स हैं जिन्होंने किताब लिखी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज के इंडिका, ठीक है, टालमी ने जियोग्राफी। ठीक है, एक किताब का नाम आता है पेरिस्लिप ऑफ द एरिथियन सी। एक किताब तो मिल गई, पर इसका राइटर के बारे में जानकारी नहीं कि बंदा कौन है ये। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि तो लिखा हुआ अज्ञात, तो अज्ञात राइटर मार देना। एग्जाम में पूछा गया था, ये आया था कि पेरिस्लिप ऑफ एरिथियन सी के राइटर कौन है, तो एक ऑप्शन था अज्ञात। तो इसका नाम नहीं किसी का, मतलब ये अभी डिस्क्लोज नहीं किसने लिखा है, बंदा कौन है वो। ठीक है, प्लिनी ने लिखी है आपकी नेचुरल हिस्टोरिका। ये चारों रट लेना, एग्जाम में पूछे गए हैं ये, इससे मैंने मेन चीजें चालू एग्जाम के हिसाब से नोट डाउन कर दिया। ठीक है, अच्छा ये आप देख रहे हो ना, नाम कुछ पढ़ोगे, हेरोडोटस। अब ये समझो कि अलेक्जेंडर ने जब आक्रमण किया, भाई अलेक्जेंडर आक्रमण करा था, ठीक है, वहां पर हार के चला गया, चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से चला गया वापस। ठीक है, लेकिन आप देखोगे बहुत सारा फिर बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद और अशोक के टाइम पर ये भी आएगा, बहुत सारा हमारा इंटरेक्शन रहा है रोमन से, बहुत सारा इंटरेक्शन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो रोमन एम्पायर के, बाकी एम्पायर्स के एज ए एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य और इधर आपका अशोक, इनके टाइम पे आए, और यहां से बहुत सारे लोग वहां पर भी गए हैं। ठीक है, तो लोगों का आना जाना का था। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर मैंने जैसे कहा कि इंडो ग्रीक राजा जो थे, वो ऊपर से आते हुए, अफगानिस्तान के रास्ते से आते हुए, उन्होंने कुछ इलाके उन्होंने वहां जीते, तो उनका भी अपना इन्फ्लुएंस आया। तो जिस तरह के ये आपको जो रोमन नाम दिखाई दे रहे हैं ना, समझ आना कि ये कैसे आए होंगे। ये या तो एज एन एम्बेसडर आए होंगे, ठीक है, या राजा बन गए, उनके साथ में चीजें आई होंगी। आप ये देखो ना, जो हरियाणा के लोग हैं, है ना, हरियाणा के, पंजाब के, इन लोगों के नैन नक्श कितने अलग हैं। या वेस्टर्न यूपी के लोग देखो आप, अब एक हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इंसान, उसके नैन नक्श आप ईस्टर्न यूपी के लोगों से मैच कराओ, इधर बिहार के या आपको कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है? नहीं दिखती होगी, डिफरेंस दिखता रहता है। वहाँ के नैन नक्श थोड़े से तीखे नैन नक्श हैं, हाइट ज़्यादा होगी, नाक लंबी होगी, चेहरा लंबा होगा, होता है, गोरे ज़्यादा होंगे, होते हैं ना। ठीक है, वहीं उसी 500, 700, 800 किलोमीटर के बाद
जब हमारे ईस्टर्न यूपी आता है तो वहां के जो लोग हैं हाइट कम है, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? तो जो लोग ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान और से होते हुए पंजाब होते हुए इलाका जो आया, तो जितने भी लोग इंडिया में एंट्री किए हैं वहीं से एंट्री किया है, चाहे वो ये ग्रीक्स रहे हों, ठीक है, या बाद में आपके जो ये मुगल और जितने लोग आए, एंट्री वहीं से हुई है। अब एंट्री हुई है तो वहीं आए, कुछ लोग वापस चले गए, कुछ लोग वहीं रह गए, कुछ ने लोकल लोगों शादी कर ली, शादी करके फिर से उनके बच्चे हुए। जितना आप हरियाणा और इन सबको देखते हो तो इनकी जो जेनेटिक चीज देखते हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे उसमें डिफरेंस है, उनके फीचर्स में डिफरेंस है। तो वही रास्ता वही था ना, कुरुक्षेत्र का रास्ता है, वही है, वही तो रास्ता जा रहा है ना आपका, अफगानिस्तान होते हुए जा रहा पूरा। ईरान के लोग आ रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान के लोग आ रहे हैं, ग्रीस के लोग आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो कुछ बस भी रहे हैं, वो इंडियन कल्चर का सिस्टम बन गए, यहाँ बन गए, यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया। बाद में मुगल आए, उस तरह के लोग आए, ठीक है, तो वहाँ पे मिक्स ब्रीडिंग होना शुरू हुई, तो एक तरह का अलग तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ने हिस्टेरिका नाम की किताब लिखी है, इसमें भारत और फारस के संबंधों के वर्णन किया। फारस यानी कि ईरान, ठीक है, तो मैंने कहा ईरान तो लोग आए होंगे ना ईरान से मिलने मिलाने, व्यापार तो कर ही रहे थे, व्यापार तो हमारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो से चल रहा है भाई, व्यापार तो हो रहा है, ठीक है। तो लोग आ जा रहे हैं तो मतलब कि इंटरेक्शन होगा, शादी ब्याह होगा, संबंध बनेंगे, बच्चे होंगे, तो उनकी एक तरह की नई जीन पूल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इनमें मैगस्थनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसने सेल्यूकस नेक्टर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किया। सेल्यूकस नेक्टर चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर था। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने असल में जब अलेक्जेंडर चला गया तो नेक्टर वहाँ का सैनिक वो था, सेनापति था, उसके बाद वो वहाँ का एक तरह का राजा ही बन गया वहाँ पे। तो उसने भी चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने नेक्टर की बेटी से शादी किया, एक तरह का वैवाहिक संबंध बनाया और एक तरह से अपने को प्रोटेक्शन किया कि भाई अब संबंध बन गए हैं तो अब तो अटैक करोगे नहीं अब हम पे। तो चाणक्य ने प्रोटेक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रेटेजी अपनाई चाणक्य, इसलिए चाणक्य कहा जाता है ना कि भाई या तो गुप्तचर के वजह से आप कमजोरी जान लो, या दुश्मन को अपना दोस्त बना लो, या आप शादी ब्याह करके संबंध बना लो। तो जो अर्थशास्त्र पढ़ोगे ना तो वो यही है कॉन्सेप्ट कि किस तरह से स्टेट राज्य होना चाहिए, एक राजा को किस तरह से करना चाहिए, उससे क्या रोल रहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो चाणक्य है उसने भी सेल्यूकस नेक्टर की बेटी से शादी किया और एक तरह का अपने को प्रोटेक्शन दिया कि ये लोग अब ग्रीक्स लोग हम पे अटैक ना करें क्योंकि संबंध बन चुके थे अब, ठीक है। तो जब संबंध बन गए तो मैगस्थनीज एक जो राइटर था एज एन एम्बेसडर भेजा गया, जिसने लगभग 14 साल यहाँ पे काटा और उसने इंडिका नाम की किताब भी लिखी है। इंडिया के उस समय के जो टाइम पे जो चल रहा होगा लिखा है, उसने काफी बातें लिखी हैं इंडिका में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कैसा है, किस तरह के लोग रहते थे, क्या जीवन शैली थी यहाँ की, लिखा है। काफी कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम में 3 लोगों का मेंशन आएगा कि एक है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक। इन तीनों के टाइम पर अलग अलग लोग एज एन एम्बेसडर आए हैं एग्जाम में। तो मैगस्थनीज तो आ गया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का। बिंदुसार, ठीक है, उसका राजदूत कौन था? वो डामेकस यानी सीरिया के राजा थे। अंतिक्यू डामेकस जो था, ये डामेकस, ये मैगस्थनीज था ना, वो डामेकस था और सीरिया के राजा थे, उसका राजदूत था ये, ठीक है। तो सीरिया जो आज का सीरिया है, वहां पर जो राजा था उससे संबंध हमारे थे बिंदुसार के, तो उसने अपना डामेकस नाम का एक राजदूत भेजा यहां पर। तीसरा क्या है? अशोक के टाइम पर डायोनिसिस, ये मिस्र के राजा थे, उनका राजदूत था। तो आप देखो ना कि हमारा ग्रीस से भी संबंध है, हमारा सीरिया से भी संबंध है और हमारा मिस्र से संबंध है उस तरह के, और उनके एम्बेसडर्स हमारे टाइम पे यहाँ पे आ रहे हैं। तो एग्जाम में पूछेगा मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, डामेकस बिंदुसार और डायोनिसिस अशोक।
सिंपल मैथ द फॉलोइंग वाला सवाल, ठीक है ना। फैक्चुअल चीजें हैं यार, थोड़ा सा याद रखना, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, इसलिए कह रहा हूं, नाम याद करना। प्लिनी के नेशनल हिस्ट्री का से भारतीय पशुओं, पौधों, खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है, यह पहली शताब्दी में लिखी गई है। लैटिन भाषा में लिखी गई नेशनल हिस्ट्री से हमें भारत और इटली के बीच, जो इटली कहां से कहां पहुंच गया, व्यापार की जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों के विवरण, चीनी लेखों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्राचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री बहुत मत वाले होते हैं। इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है फाहियान, वानसेंग और इत्सिंग, ठीक है। तीन लोग बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। सबसे पहले फाहियान आया 15वीं सदी के आरंभ में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य, उसमें आया फाहियान आया, जिसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन किया हुआ है। विक्रमादित्य एक पोस्ट का नाम है, ठीक है। चंद्रगुप्त राजा का नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने फिर विक्रमादित्य नाम की एक उपाधि ली है। ऐसे कई राजा हैं जिन्होंने विक्रमादित्य नाम की उपाधि ली है, जिसमें हेमू विक्रमादित्य भी नाम से आते हैं, ठीक है। अभी गुप्त वंश में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग उपाधि ली है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि इन्हीं गुप्त वंश के अलग राजाओं ने, तो मैच द फॉलोइंग वाला सवाल बन जाता है कि फला राजा ने कौन सी उपाधि ली है। महेंद्र आदित्य एक रहे, तो वो किस राजा ने ले ली है, अलग राजा ने, जस्ट फॉर पोस्ट, अपना दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े हैं, ठीक है, ये लिए। तो फाहियान आया विक्रमादित्य द्वितीय के या उसके नाम पे, वो स्वयं हर्ष के नाम पे आया, टाइम पे आया, हर्ष के नाम। वानसेंग जो आया वो हर्षवर्धन, जो कि कन्नौज के राजा हुआ करते थे, उस टाइम पे आया, ठीक है। हानसेंग ने भारत की यात्रा को सीयूकी नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पूछ ले आपसे कि सीयूकी किसने लिखी है, तो लिखना ह्वेनसेंग लिखी है, सीयूकी, ठीक है। सवाल फैक्चुअल सवाल, कोई ज्यादा लपेट छपेट नहीं। इत्स्यांग 7वीं सेंचुरी में भारत में आया, वह बहुत कम समय तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। ये इत्स्यांग था, ठीक है। लोग अमूमन विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आते थे यहाँ पे, वहां से, यहाँ सीख के जाते थे, वहां पर फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। फिर एक और आया मातवान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान और चाउ जुक्वा ने चोलकालीन इतिहास में पकड़ डाला। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व ह्वेनसेंग अथवा इसका दूसरा नाम है युआन चुआंग का ही है। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, ह्वेनसेंग को, फाहियान को नहीं कहा जाता है। ह्वेनसेंग यानी कि जो हर्ष के टाइम पे आया उसको कहा जाता है, ठीक है। अरबी लेख आए बाद में, अलब्रूनी आया 11वीं शताब्दी में, वह महमूद गजनवी के साथ आया था, जिसने अटैक किया था महमूद गजनवी, ठीक है। और क्योंकि जो ये राजा हुआ करते थे अपने साथ वो हिस्टोरियंस भी लेके चलते थे साथ में, क्या हो रहा है क्या, ठीक है। उसने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद अर्थात किताबुल हिंद में राजदूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला है। जब ये अलब्रूनी है, जब ये आया महमूद गजनवी, पहला सवाल तो ये बन जाएगा कि महमूद गजनवी के साथ कौन आया था, या अलब्रूनी किसके साथ आया था। इंपॉर्टेंट है ये, पहला चीज तो यही है। कौन सी किताब लिखी, तहकीक हिंद, ठीक है। ये दोनों सवाल एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। अलब्रूनी जब इंडिया आया, इसने बाकायदा यहाँ संस्कृत सीखी, संस्कृत सीख के जितने संस्कृत के किताबें थी पढ़ा, और उसके बाद इस तहकीक हिंदू किताब को लिखा है इसने। अच्छा खासा उसने मेहनत की है इसके अंदर उसने, ठीक है, अलब्रूनी ने। अलब्रूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी, संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था, ठीक है। वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्रियों में सुलेमान पाल और प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा में वर्णन किया है। बगदाद आदि, अल-मसूदी, राष्ट्रकूट, ये हम बाद में भी और पढ़ लेंगे, इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि ये सब मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। कुछ और भी लेखक रहे हैं, जिसमें फरदौसी ने लिखा है शाहनामा, अगर चूंकि ये लिटरेचर का है तो फिरदौसी एक राइटर रहा, उसने शाहनामा लिखा। मिनाज उल सिराज ने तबाकत नासरी लिखा। एग्जाम में सब इंपॉर्टेंट 4-5 हैं, बहुत कई बार सवाल पूछे गए हैं। बर्नी ने लिखा है तारीख फिरोजशाही। बर्नी बड़ा ऑर्थोडॉक्स भैया, जो पुराने ख्याल का लोग है, कट्टर इस्लामिक आदमी, उसको पसंद बिल्कुल नहीं था कि कोई दूसरा धर्म का आदमी आ जाए, तो बर्नी वो रहा है वो, ठीक है। तो ये रहा अब वो तालिबान से आया, कहीं से भी आया, लेकिन
ठीक है। बाकी ये अभिलेख वगैरह खुद पढ़ लेना, जिसमें अभिलेखों से क्या क्या मिला है वो सब आप पढ़ लेना, इसमें खुद भी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये चलो तो बाद में करा देंगे, इसको कोई दिक्कत, इसको मैं रखा हुआ है, ठीक है। फैक्चुअल रहा, थोड़ा सा चीज़ें फिर से अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जब हम आगे बढ़ाते हैं तो मुझे बैकग्राउंड देने के लिए पीछे आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी लिटरेचर के रूप में जो इंपॉर्टेंट किताबें एग्जाम के लिए हैं, कुछ मैं सब नहीं लिखी हैं, कुछ लिखी हैं तो जो एग्जाम में बार बार याद, किताबें तो बहुत सारी हैं, याद भी तो होनी चाहिए ना फिर, तो वो सब मैंने मेंशन किया है। बाकी अभी काफ़ी कुछ रहता है, बुद्धिज़्म रहता है, जैनिज्म रहता है, मौर्य काल रहेगा, फिर गुप्त काल आएगा, ये तो एंशिएंट हिस्ट्री के ही पार्ट हैं सब ये, ठीक है।